रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को शादी से रोकना। सेक्शन है 26, इससे डील करता है। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर इज वाइड। नाबालिग को शादी से रोकने के लिए तो एग्रीमेंट किए जा सकते हैं कि भाई ये ना जब तक बालिग नहीं हो जाता उस वक्त तक, या बालिग नहीं हो जाती उस वक्त तक इसकी शादी नहीं हो सकती, तो वो तो वाइड नहीं है। लेकिन इसके हट के, माइनर से हट के जितने भी एग्रीमेंट हो जिसमें किसी भी बालिग इंसान को रोका जाए कि तुम शादी से रोकने के जितने भी मुआहदे किए जाते हैं कि मैंने तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करनी, या तुम्हारा भाई जो है तुम्हारी शादी किसी और से नहीं करेगा, तुम अपनी बहन की शादी किसी और से नहीं करोगे, तुम अपनी बेटी की शादी किसी और से नहीं करोगे, और जो निकाहनामे में लिखा जाता है कि इसके बदले लड़की दी जाएगी, इस निकाह के बदले निकाह में लिखा जाता है, कंडीशन लिखी जाती है, वो सारी की सारी वाइड है, वो कानून में कोई वैल्यू नहीं रखती। इस तरह के कोई भी एग्रीमेंट जो कि सिरे से ही कालअदम हो, वो आगे भी उनकी कोई लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल राइट क्रिएट नहीं होती, वो कालअदम ही होंगे। That's it. Agreement in restraint of trade. किसी को तिजारत करने से रोकना। सेक्शन 27। Every agreement by which anyone is restrained from exercising a lawful profession, lawful trade or business of any kind is to that extent void. किसी भी इंसान को कानून के मुताबिक, कानून के तौर पर कानूनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए, जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे दिया है, उसको राइट दिया है कि भाई मैं ये एग्रीमेंट कर सकता हूँ, जो राइट दिया है। देखिए अब ट्रेड का आपको लाइसेंस भी तो लाजमी है, और वो लाइसेंस ले उसके बाद भी आप उसको रोक दो, या आप उसके साथ ऐसे मुआहदे करो कि तुम, मेरी दुकान है साथ में, आपकी दुकान है साथ में, आप मेरे साथ कोई एग्रीमेंट करो कि तुम अपनी दुकान में ये वाले प्रोडक्ट नहीं डालोगे, मैं डालूंगा। इस तरह से कोई भी जो कि लाभ या किसी से इस तरह से मुआहदे करना कि भाई तुमने ये वाली तिजारत करनी ही नहीं है, उसका लाभ राइट है, उसको कानून ने दिया, वो तिजारत कर सकते हैं, आप उसको किस तरह से रोक सकते हैं? नहीं रोका जा सकता। ये सिर्फ धड़ल्ले पे किसी को दबाव डालकर किसी का काम बंद करवाने के लिए, किसी को तंग करने के लिए किया जा सकता है। अदरवाइज इस तरह के कोई भी मुआहदा जो जिसको लॉफुल ट्रेड, लॉफुल बिजनेस करने के लिए रोके, वो जो एग्रीमेंट होते हैं वो वाइड होते हैं। उसके बाद है अच्छा, यहाँ पर इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसकी एक्सेप्शंस का आपको पता है ना, जहाँ पर इसके खिलाफ बात हो कि भाई उसको रोका जा सकता है। फर्स्ट वन है सेल ऑफ गुडविल। Seller of a goodwill of a business may agree with the buyer on the following condition. वो एग्री हो सकता है, he can be restrained from carrying on similar business. The restraint will continue till the buyer carries on the business. The restraint will be restricted to specified local limit. The limit must be reasonable in the eye of the courts. अब देखिए जलंधर है, जलंधर ने अपनी गुडविल दी हुई है, बाकी जितने भी हैं वो बेसिक एक ही बंदा है, लेकिन उसने जितने भी अपनी यहाँ पे रहीमिया खान में लोकेलिटी में ब्रांचेस हैं, तो वो उनको क्या किया, उन्होंने गुडविल दी हुई है, वो उसी नाम को इस्तेमाल करके पैसे उसी रेट से, उस हिसाब से कमा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसने लिमिट भी बता दिया कि आप ये प्रोडक्ट रखेंगे, ठीक हो गया। आप देखें अब जो गुडविल दे रहा है वो आप उधर रख ले, जूते रख ले, तो आपकी तो साफ खराब हो गई, या आपका जो मयार है, जो प्रोडक्ट का मयार है उससे कम लेके आ रहा है, तो वो भी तो आपकी साफ खराब हो गई। या आपने उसे
कह दिया है कि आप रहीम खान जुगनू चौक में काम करें और वो यहाँ से उठकर गुलशन इकबाल में चला गया, तब उसको रोका जा सकता है। लेकिन जहाँ पे लिमिट तो आप उसको बता देते हैं या कुछ कर देते हैं तो वहाँ पर ये एक्सेप्शन है कि सेल ऑफ गुडविल जहाँ पे सेल की जाती है उसमें थोड़ी एक्सेप्शन है कि वहाँ पर उसको रोका जा सकता है इन मकसद के लिए। दूसरा है ये उसने कंडीशन बताई है कि इन कंडीशन पर भी उसको थोड़ा बहुत रिस्ट्रेन किया जा सकता है, अदरवाइज गुडविल जो है वो सेल हो जाती है। फिर उसके बाद है पार्टनर एग्रीमेंट है, द फॉलोइंग एग्रीमेंट आर नॉट कंसीडर्ड इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, ये एग्रीमेंट रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में नहीं आते। पार्टनर्स एग्रीमेंट दूसरा है। A partner may agree not to carry out business similar to that of the partnership while he is a partner। दो पार्टनर जो है वो उसे जो है ना इन चीज़ों को रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड नहीं समझा जाएगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। क्या आप और मैं पार्टनर हैं, हम लोगों ने बिजनेस किया हुआ, मैं आप लोगों से हट के कोई बिजनेस करूं, अलग से करूं, तो यहाँ पे यही नाम कहता है कि पार्टनर में एग्री नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस, एग्री हो सकते हैं मतलब रिस्ट्रेन हो सकते हैं, हम अपने आप को बाउंड कर सकते हैं एग्रीमेंट करके से कि मैं बिजनेस नहीं चलाऊंगा उसी तरह का जो हमारा यहाँ पे चल रहा है। अलीरा कॉलेज है, यहाँ पे हम लेक्चर दे रहे हैं, मैं इनके साथ एक एग्रीमेंट है कि मैं आपकी पार्टनर हूँ और हम आपस में एक दूसरे को बाउंड कर लेते हैं कि हम अलीरा के नाम से कोई एक सिंगल बंदा जाके नहीं ओपन करेगा, तो ये इस तरह से उसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है। वहाँ पे गुडविल था, गुडविल में भी इसे रिस्ट्रेन की इजाज़त है कि तुम मेरी प्रोडक्ट लो प्राइस पे नहीं बेचोगे या लो क्वालिटी की नहीं बेचोगे या जो लिमिट मैंने बता दी है उसके बाहर नहीं जाओगे। तो ये बेसिकली हम क्या करें, रिस्ट्रेन ऑफ एग्रीमेंट बेसिकली वो तो वाइड है ना, लेकिन इन कंडीशन में वाइड नहीं है एग्रीमेंट। ठीक हो गया। दूसरी बात वो कहते हैं रिटायरिंग पार्टनर में एग्री विद अदर पार्टनर दैट ही विल नॉट कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद अ स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। अब हम लोगों में से एक रिटायर हो रहा है, रिटायर हो रहा है बेसिकली तो कंसेप्ट ये रखेंगे उसे बिजनेस करने की इजाजत है, लेकिन यहाँ पर क्या है दूसरी कंडीशन है पार्टनरशिप वाली, वो ये कहता है कि अगर रिटायरिंग है वो उसको भी कह दिया जाएगा कि तुम 5 साल तक ये बिजनेस नहीं कर सकते इसी तरह का बाद में अपने नाम से, या इतने इस एरिया में नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते मतलब रिस्ट्रेन किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर वो एग्रीमेंट क्या होगा, वैलिड होगा। ये एक्सेप्शंस में पढ़ा रही हूँ। इसके साथ साथ एक और है, ऑन द सेल ऑफ अ गुडविल एनी पार्टनर में एग्री विद द बायर नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस विद अ स्पेसिफाइड पीरियड और स्पेसिफाइड लिमिट। यहाँ पर भी अगर लिमिट बता दी जाए तब भी आप नहीं कर सकते। फिर तीसरा है ट्रेड कॉम्बिनेशंस। An agreement between businessmen to regulate price output, it is not a restraint. An agreement between businessmen to regulate price output, एक मुआहदा जो कि बिजनेसमैन आपस में करते हैं कि हम प्राइजेस इस तरह रखेंगे, जैसे आप ये समझ लें रिक्शे वालों ने किराया रखना है तो वो उस हिसाब से चले जाएंगे, सब्जी वालों ने कोई करना है तो वो उस हिसाब से चले जाएंगे कि हम इतने से कम में नहीं बेचेंगे। इज नॉट आ रिस्ट्रेन इन अ ट्रेड, ये रिस्ट्रेन नहीं है और ये वैलिड है। बट अ ट्रेड कॉम्बिनेशन विच क्रिएट मोनोपोली और अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट इज वाइड, जहां से जानब मोनोपोली जाहिर हो रही हो, जानबदारी जाहिर हो रही हो, तो तब इसको कहा जा सकता है, या पब्लिक इंटरेस्ट इससे अफेक्ट हो रहे हो तो आप कह सकता है कि इनका ये जो ट्रेड कॉम्बिनेशन है मुश्तरका तौर पर इनकी जो राय है जो इन्होंने अपने कानून बना लिए हैं, तब जो है उन्हें जो अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं है तो उनको रिस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, वो एग्रीमेंट वाइड नहीं है, वो वैलिड है। लेकिन अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चले जा रहे हैं और मोनोपोली जाहिर कर रहे हैं कि 2-4 बंदों की इजारादारी ही कायम हो गई है, तब आप क्या कहेंगे कि ये रिस्ट्रेन जो है एग्रीमेंट जो है वो उनका वाइड है, अदरवाइज वाइड नहीं है। अच्छा, उसके बाद है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, ये चौथा है इसका।
In a service agreement, a person while in service with another may be prevented from accepting job elsewhere during the period covered by the agreement. ये जब आप कहीं पर भी अप्लाई करते हो तो आपसे लिखवाते हैं कि आप 1 साल तक हमारे यहाँ नौकरी करोगे, 2 महीनों का या 1 महीने का प्रीवियस नोटिस दोगे, उसके बाद अपनी जगह पर या तो किसी को हायर करोगे, तो उसके बाद अगर परमिशन मिलती है तो हमारी नौकरी छोड़ के जा सकते हैं। तो ये अब रिस्ट्रेन ऑफ बिजनेस है, इसी में आ गया ना कि उसे रोका नहीं जा सकता, पहले तो है, लेकिन अगर एक दफा आप नौकरी दे देते हैं उसको, वो यहाँ पर काम करता है, दूसरे दिन छोड़ के चला जाता है, आपका पीछे तो आपकी पोस्ट खाली हो गई ना, आपका काम डिस्टर्ब हुआ। इसीलिए वो जब भी आपको मुआहदा देते हैं तो वो आपको एग्रीमेंट कराते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं कि आप इतने अरसे तक मेरे पास नौकरी करोगे लाजमी। उसके बाद आप अगर नौकरी छोड़ के जाते हो तो मुझे 1 महीने का पहले नोटिस दोगे। ये चीजें, और अक्सर कुछ ऐसे भी होते हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी रख लेते हैं कि आप किसी और जगह पे काम नहीं कर सकते, हम उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं ना कि आप इतने तक के ही और नहीं काम कर, जैसे ये ड्रामा सीरियल्स हैं, वो एग्रीमेंट करते हैं कि हम ये इतने सालों तक आपके साथ काम करेंगे, आपकी प्रोडक्शन में काम करेंगे, उसके बाद हम कहीं बाहर जाएंगे। ये प्रोड्यूसर और ये एक दूसरे के खिलाफ क्या केस करते हैं, यही केस करते हैं कि आपने हमारे साथ एग्रीमेंट किया था, अब एग्रीमेंट से मुनर्फ होकर आप कहीं और पर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो बिजनेस ही है उनका, लेकिन उनको रिस्ट्रेन किया जा सकता है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन 28। ये चौथा है इसका, अक्सर ये जो एग्रीमेंट है जो वाइड है। लीगल प्रोसीडिंग, every agreement by which any party thereto is restrained absolutely from enforcing his right under or in respect of any contract by the usual legal proceeding in the ordinary tribunal, or which limit the time within which he may enforce his right is void. It means an agreement which prohibits a person from taking judicial proceeding in respect of any right arising from a contract is void. Similarly, an agreement which reduces the period of limitation prescribed by law of limitation is void, because the object is to defeat the provision of law. They agree to sell sugar to B, and both agree that in case of breach of contract by any party, none of them will go to the court. The agreement is void. अब यहाँ पर है कि हम एक दूसरे के साथ मुआहदा कर देते हैं कि अगर हमारे साथ कोई मिसहैप हो जाता है या हम आपस में एक दूसरे के साथ सही नहीं काम कर पाते तो हम में से कोई अदालत नहीं जाएगा, तो ये एग्रीमेंट वाइड है भाई। जिसके साथ नुकसान होगा तो लाजमी तौर पर उसको तो अदालत जाना है। अगर देखें अक्सर राजीनामे जो लिखे जाते हैं तो वहां पे लिखा जाता है अगर बाद में कुछ होता है तो हम उसके बाद अदालती कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इस तरह के एग्रीमेंट लिखे जाते हैं वो एग्रीमेंट वाइड है। क्यों? जब किसी के साथ बुरा होगा तो उसको तो लाजमी तौर पर अख्तियार है कि वो कोर्ट में जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए सेक्शन 28 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, क्योंकि बेसिकली जो हम लोगों की ज़्यादातर इश्यूज क्या होते हैं, जो ज़मीनों के मैटर होते हैं, फौजदारी मैटर होते हैं या फैमिली मैटर होते हैं, उनमें ये इश्यूज आते हैं। उनमें जब इशू क्रिएट होता है वो ये कहते हैं कि हम में से कोई भी कोर्ट में नहीं जाएगा, या राजीनामा कर देते हैं प्रोसीडिंग के दौरान कि हमारा राजीनामा हो गया है, आज के बाद ये मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। दैट्स इट। मतलब आप उस पर देखे तो हाथ कटा रहे हैं जो कि ग्रीव्ड है, या आपकी इंटेंशन है कि कल को मैंने इसको कोई तंग करना है, फिर आप जब तंग करेंगे उसके तो हाथ कटे हुए, मतलब कोर्ट ही नहीं जा सकता। तो ये चीज आप जहन में रखें, और ये प्रैक्टिकल अप्लाई होता है ये सेक्शन कि नहीं आप कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा कोई भी मुआहदा जो आपको लीगल प्रोसीडिंग करने से रोके वो एग्रीमेंट ही वाइड है, सिरे से वाइड है। एब इनिशियो का लफ्ज कह दीजिएगा, एब इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग, दिस एग्रीमेंट इज वाइड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जब वो शुरू से ही कहा था, मैं आप किस तरह से किसी को रोक सकते हैं कि वो कोर्ट ना जाए। एक्सेप्शन भी है इसकी,
the parties may agree that in case of dispute among the parties, dispute will be referred to the arbitration. ये एक्सेप्शन है कि अगर पार्टी लिख देती हैं ये कि कोर्ट नहीं जाएंगे लेकिन आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे, और आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट होता है, वो भी एक प्रोसीडिंग है, आर्बिट्रेटर की भी लीगल प्रोसीडिंग है, वो उसकी एक्सेप्शन। फिर दूसरी का आता है द पार्टी में एग्री दैट नाइदर पार्टी शैल अपील अगेंस्ट द लोअर कोर्ट डिसीजन। दूसरी कंडीशन ये होती है कि नाइदर पार्टी, कोई भी पार्टी अपील नहीं करेगी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ। तो यहाँ पर भी इसकी रूल की भी एक्सेप्शन है, यहाँ पे इसने डिटेल नहीं लिखी, लेकिन जो प्रैक्टिकली है कि अगर पार्टी एग्री करती है कि अगर फैसला तुम्हारे हक में आया तुम्हारे खिलाफ तुम अपील नहीं करोगे, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। अगर एक्सेप्शन ना हो तो कोर्ट में कोई भी ना जाए, वहां पर एक्सेप्शन बताई जाती है, वहां पर हालात और वाकयात बताए जाते हैं कि अब हालात वाकयात ये थे, अब ये हो गए जिस वजह से हमें अपील करने का राइट है। फिर तीसरी एक्सेप्शन, द पार्टी में एग्री टू सेलेक्ट वन ऑफ द टू कोर्ट्स व्हिच आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू ट्राई द लॉसूट। या पार्टी ये राजी हो सकती है कि हम जो है इन दो कोर्टों में से इस कोर्ट के पास जाएंगे, तब समझ लें जो जिस कोर्ट के पास नहीं जा रहा है तो ये नहीं समझा जाएगा कि उसे रिस्ट्रेन किया जा रहा है, क्योंकि जा तो फिर भी कोर्ट रहे हैं। तो ये थोड़ा उसका एक्सेप्शन है इसके कि भाई उसको यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग है, लेकिन आप बेसिक लॉ को याद रखें, एक्सेप्शन पढ़ते हैं उसके बाद पहले पढ़ते हैं आप उसका बेसिक को, सेक्शन को। तो सेक्शन आपको कहता है कि किसी को भी लॉफुल प्रोसीडिंग से नहीं रोका जा सकता 28 के तहत। उसके बाद की बातें हैं कि ये एक्सेप्शन जब आएंगी किस पोजीशन पे आएंगी, आप अपना केस किस तरह से तैयार करके जाते हैं। ये आज का लेक्चर है।